हाय गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। तो यार, निमसेंट का जो एग्ज़ाम है वो 2 से ढाई मंथ्स अप्रोक्स बाकी है, और इस 2 से ढाई मंथ्स में हमें किस तरह से समय को यूटिलाइज़ करना चाहिए और किस तरह से हमें प्रिपरेशन करना चाहिए, ये एक टॉपर से बेहतर कोई नहीं बता सकता। तो यार, आज हमारे साथ है स्वाति अग्रवाल जी। तो आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने क्या क्या टिप्स एंड ट्रिक्स और क्या क्या चीज़ जो है वो फॉलो करते हुए एक अच्छी रैंक को हासिल किए थे। तो हाय स्वाति, वेलकम टू द चैनल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। Hi Rahul and hello everyone. I'm Swati Agarwal. I have cracked NCET with all in rank 82 and currently I am pursuing MCA from NITK Surathkal. तो स्वाति जी, आप NIT सूरतकल के बारे में कुछ बता सकते हो कि वहाँ का सीनियर्स का बिहेवियर्स और उनका जो सपोर्टिव नेचर्स हैं वो कैसे हैं आपके जूनियर्स के थ्रू, और वो क्या क्या गाइड करते हैं आप लोगों को। तो आप इसके रिलेटेड कुछ बता सकते हो तो। हाँ, अभी हमारी क्लासेस ऑनलाइन चल रही है, लेकिन वी आर ऑलरेडी इन द कैंपस और सीनियर्स यहाँ पे काफ़ी हेल्पफुल है। आप भी जब ये NCET क्रैक करके आप अपने NITs में जाओगे तो सीनियर्स आपको अच्छे से गाइड करेंगे और आपको टाइम टाइम पे मोटिवेशन देते रहेंगे। सो ये काफ़ी हेल्पफुल है और हरी NIT की कैंपस बहुत अच्छी रहती है, तो ओवरऑल यहाँ का एक्सपीरियंस अच्छा है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि स्वाति, आपने MCA ही क्यों चुना? क्योंकि आप BSc कंप्यूटर साइंस से हैं आई थिंक। तो आपने MCA क्यों प्रेफर किया इंस्टेड ऑफ MSc? सो 12th के बाद ही मेरे को इंजीनियरिंग करना था, बीटेक करना था, लेकिन उसमें कोई NIT नहीं मिली थी JEE को, इसलिए हमने BSc में एनरोल कर लिया था। उसके बाद जब पता चला कि MCA होती है और हमें टेक्निकल फील्ड में रहना था, तो इसलिए हम MCA को ज़्यादा प्रेफरेंस हमने दिया। तो जैसा कि आपका जो ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था 2020 में ही, तो क्या आपने 2020 में अपीयर हुए थे निमसेंट के लिए? हाँ, उस ईयर भी हमने अपीयर करा था, लेकिन कुछ मार्क्स के कारण वो एग्जाम क्रैक नहीं हो पाई, इसलिए उसके बाद हमने ड्रॉप किया और उसके बाद निमसेट 2021 के एग्जाम को ऑल इंडिया रैंक 82 के साथ करता है। हाँ, तो स्वाति जी, आपने जो 2021 में जो गलतियाँ की थी वो फिर आपने 2021 में ऑब्वियसली नहीं ही दोहराई होंगी। तो हमारे बच्चों को आप क्या गाइड करोगे? क्या जो निमसेंट एस्पिरेंट है वो जो 2020 या 2023 में देने वाले हैं, तो वो क्या वो गलतियाँ जो आपने 2020 में किए थे वो आने वाले बच्चे नहीं करें? और ये जो 2 to 3 मंथ्स है, ये बहुत ही क्रूशियल समय है, तो आपने इस टाइम जो गलतियाँ की थी वो नहीं दोहरानी है। वो कौन कौन सी गलतियाँ की थी? अगर इस पे आप जो हाईलाइट कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जब आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं निमसेट की, और यदि वो आपका ग्रेजुएशन ईयर है, जैसे कि मेरा 2020 जो ईयर था वो मेरा ग्रेजुएशन ईयर था और उस साल में निमसेट का प्रिपरेशन हम कर रहे थे, तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप जब प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप पूरा फोकस अपने उस एग्जाम की तरफ दो। यदि आप अभी जैसे कि कोई भी कंप्यूटर के स्टूडेंट्स के लिए आप कोडिंग और वेब डेवलपमेंट की सारी चीज़ों में भी इंटरेस्टेड होगे, तो कुछ टाइम के लिए आपको वो सारी चीज़ों से पूरा सब ब्रेक लेना पड़ेगा और आपको पूरा टाइम अपना निमसेट को प्रिपरेशन में अलॉट करना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि आप एक तरफ फोकस रहोगे, आप उस पर ज़्यादा ध्यान दे पाओगे और उसमें सक्सेस के चांस आपको ज़्यादा रहेगा। तो सबसे पहली बात ये है कि आपको अपना फोकस पूरे निमसेट के प्रिपरेशन में देना है, प्लस आपको अच्छे से सिलेबस को रिवाइज करते हुए जाना है। यदि आप ये सारी चीज़ें फॉलो करोगे तो आपके एग्जाम जरूर क्रैक करेंगे। ओके। तो स्वाति, इसमें ये जो लास्ट टाइम बचा हुआ हमारे पास अप्रॉक्स 2 मंथ्स या 2.5 मंथ्स का समय जो बाकी है, तो इसमें हमें बुक्स को ज़्यादा प्रेफर देना चाहिए या फिर टेस्ट सीरीज़ पे ज़्यादा प्रेफर देना चाहिए? तो हमें, और क्या जो हमारे कुछ छूटे हुए हैं, कुछ लेक्चर्स छूटे हुए हैं या फिर कुछ चैप्टर्स छूटे हुए हैं, तो हमें किस चीज़ पे इस समय ज़्यादा फोकस करने चाहिए? तो जैसा आप सबको पता है कि अभी 2.5 मंथ ही बचे हुए हैं निमसेट के एग्जाम के लिए, तो अभी आप बुक के सॉल्व करने पर मत जाओ। उससे बेटर होगा कि यदि आप अपने टेस्ट सीरीज को सॉल्व करो, आप अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करो, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। क्योंकि अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप बुक्स को वापस से सॉल्व करो, यदि वो सॉल्व करोगे तो आपको कहीं ना कहीं टाइम कम पड़ जाएंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो उसको अभी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना।
तो ये आपका जो लास्ट का मंथ्स बाकी थे, लास्ट का 3 to 2.5 मंथ्स जो समय बाकी था आपके लिए, तो आपने किस तरह से यूटिलाइज़ किया है इस समय को? क्योंकि ये समय बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल होता है हर एक एस्पिरेंट को, चाहे आप निमसेंट का एग्ज़ाम दो या कोई भी चीज़ का आप एग्ज़ाम क्यों नहीं दो। ये लास्ट का जो इम्पोर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें डिमोटिवेटिंग कभी इसी टाइम फेस करना पड़ता है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, बहुत सारे जो फैक्टर्स है इस पर डिपेंड करते हैं। अगर साल भर हम मेहनत करते आ रहे हैं, लेकिन इस समय हम पूरा गेम चेंज हो जाता है। पूरा लास्ट का जो प्रीवियस ईयर्स है, मतलब एक साल पूरे खूब मेहनत करते हैं, ये 2 to 3 मंथ्स में हम डाउन हो जाते हैं। इससे हमारा जो रैंक है उस पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है और हमारा जो निमसेंट अच्छी NIT में एडमिशन नहीं मिल पाता। तो जो आपने जो यूटिलाइज़ किया था ये 3 मंथ्स को, किस तरह से यूटिलाइज़ किया था, आप ज़रा इस पर बात कर सकते हो तो? हाँ, तो सबसे पहले तो आपको डिमोटिवेटिंग बिल्कुल फील नहीं हो रहा है, आपको अपना बेस्ट देना पेपर में। उसके बाद जो होगा वो बात की बात है, लेकिन उसके लिए पहले आपको अपना 100% अपने प्रिपरेशन में देना पड़ेगा। और ये 2 to 3 मंथ के टाइम में आपको अच्छे सारे सिलेबस जितने आप पढ़ चुके हैं उसको आपको रिवाइज करना है। यदि आपके कुछ टॉपिक छूटे हुए हैं तो फिर आप उस पर भी ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि आपके पास 2-3 महीने, आप 1 महीने के अंदर जितने भी टॉपिक्स आपके छूटे हुए हैं आप उसको कंप्लीट कर सकते हो। अभी आपके पास इनफ टाइम है। और उसके बाद फिर आपको टेस्ट सीरीज पे ज़्यादा ध्यान देना है और जो भी आप रिवीजन कर रहे हो रिवीजन पे अच्छे से फोकस करना है। तो क्या रिवीजन करने का कोई मास्टर प्लान है क्या आपके पास? क्योंकि जो न्यू टॉपिक तो हम बहुत ही आसानी से पढ़ लेते हैं और पढ़ने के बाद उसे छोड़ भी देते हैं, तो फिर से अगर उस टॉपिक को उठाते हैं तो रिवाइज अच्छे ढंग से नहीं हो पाता है हमें। और बहुत सारे फील्स आते हैं कि इस जितना टाइम हम रिवाइज करने में अगर दे रहे हैं 2 घंटा हम न्यू टॉपिक पढ़े तो एक चैप्टर मेरा और कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या रिवीजन किस हिसाब से हमें करना चाहिए और रिवीजन कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, इस पर आप थोड़ा सा। तो यदि आप मान लो कि आप कोई भी एक चैप्टर ले लो, लाइक आप कैलकुलस ही कंसिडर कर लो, यदि आप एक हफ्ते उस चैप्टर का पढ़ते हो, लेकिन फिर आप 1-2 हफ्ते के बाद उसके क्वेश्चंस बोलने लग जाओगे, जो भी फॉर्मूलाज आपके हैं वो आपके दिमाग में निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसमें रिवीजन काफी इंपॉर्टेंट है। इफ आप न्यू चैप्टर्स पढ़ते जाते हो उसको आप जब रिवाइज नहीं करोगे तो पढ़ने का कोई यूज नहीं बनेगा, क्योंकि एट द लास्ट आपको ना ही तो वो फॉर्मूलाज याद रहेंगे, ना ही आप उस क्वेश्चंस को अप्रोच कर पाओगे। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप वीक के 5 डेज यदि आप अपने प्रिपरेशन और न्यू टॉपिक्स आप पढ़ने में लगा रहे हो तो नेक्स्ट के जो 2 डेज है उसको आप रिवीजन में वो टाइम आप अपना रखते हो। क्योंकि रिवीजन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। रिवीजन ही जो है आपको एक अच्छी रैंक हासिल करने में मदद करेगी, क्योंकि अभी के समय में जितना जो प्रीवियस पढ़े हुए हैं उनको बार बार रिवाइज करोगे तो ही आपको बहुत अच्छा हेल्प मिलेगी और उसी से आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व होंगे। क्योंकि नया टॉपिक पढ़ लेने के बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक पे तुरंत मूव हो जाना ये बहुत गलत बात होती है, क्योंकि जिस टॉपिक पे हमें अगर 4 दिन समय दिए उसमें 2 दिन क्वेश्चंस खूब लगाओ, खूब लगाने की भी ज़रूरत होती है, तभी उस टॉपिक पे हमें अच्छे से कमांड मिलता है। तो स्वाति, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहेगा कि प्रीवियस ईयर्स को हमें किस हिसाब से सॉल्व करना चाहिए और कितने टाइम हमें प्रीवियस ईयर्स को सॉल्व करना चाहिए और किस वे से करना चाहिए प्रीवियस ईयर्स को हमें सॉल्व? प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट वे यही रहेगा कि आप रियल निमसेट के एग्जाम की तरह आप उसको मानो। आप 2 घंटे का टाइम लेकर के बैठो और ट्राई करो कि उस 2 घंटे के अंदर जैसे आप रियल निमसेट का एग्जाम दोगे बिल्कुल उसी तरह आपको 2 घंटे के टाइम फ्रेम में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का आप कंप्लीट करो, कोई भी एक ईयर का जो आप आज कर रहे हो। तो इससे क्या होगा कि आपको रियल एक्सपीरियंस मिलेगा कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और आप कैसे उस टाइम कंस्ट्रेंट के अंदर अपने पेपर के अटेम्प्ट कर सकते हैं। यस। तो क्या स्वाति जी हमें ये जो जेईई मेंस के आते हैं क्वेश्चंस इन्हें भी सॉल्व करना चाहिए पिछले 10 ईयर्स के? क्योंकि बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और बहुत सारे भैया लोग से हमने बात की तो उन्होंने बताया कि जो जेईई मेंस के क्वेश्चंस होते हैं वो हमें रटे हुए होने चाहिए और कुछ चैप्टर्स के तो बेसिकली उनके जितने आए हैं पिछले साल के क्वेश्चंस पूरे रटे हुए होने चाहिए, देखते के साथ हमें उसका आंसर आना चाहिए। तो क्या ये सही है? जेईई मेंस के क्वेश्चंस कुछ आते हैं निमसेंट में? यदि मेरे एक्सपीरियंस के बारे में यदि आप पूछोगे तो मैंने जेईई मेंस के जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था मैंने उसको नहीं सॉल्व किया और अभी 2-3 महीने का टाइम में आपको जेईई मेंस की तरफ जाना चाहिए। अभी आपको निमसेट पे ही फोकस करना चाहिए। आप इनकी टेस्ट सीरीज को इनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करो। इवन निमसेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कभी रिपीट होते हैं तो उससे आपको जरूर हेल्प मिलेगा। आप जेईई में आपको काफी सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, लेकिन मान लो कि यदि आपके पास 1 से 1.5 साल होता है प्रिपेयर करने को तो आप ऑब्वियसली वो जेईई मेंस के क्वेश्चंस पर ध्यान दे सकते हैं, लेकिन अभी आपको निमसेट पे ही जाना है। ओके। तो जैसा इन्होंने ऑब्वियसली जेईई मेंस के क्वेश्चंस
थोड़े रिपीट होते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए निमसेट पे ही तो जैसा कि बताया इन्होंने, अभी हमारे पास लिमिटेड समय है, तो किस हिसाब से मतलब कि सारे टॉपिक्स को कैसे हमें मैनेज करते हुए जो है पढ़ना है और मतलब अलग अलग चीज़ पे भी भटकना नहीं है। तो जितना इन्होंने बताया है, आप अगर कोशिश कर सकते हो इन्हें फॉलो करने की तो ज़रूर करो, आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगी इनको फॉलो करने के बाद। क्योंकि ये जो बता रही हैं अपना एक्सपीरियंस से बता रही हैं, इनका अगर देखोगे तो 2 ईयर्स हो गया, मतलब 1 साल जो ग्रेजुएशन रहते हुए इन्होंने जो प्रिपरेशन किया उनका एक्सपीरियंस, प्लस 1 ईयर जो ड्रॉप आउट लिए थे उनका एक्सपीरियंस। तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इनकी जो इन जर्नी थी निमसेंट क्रैक करने में। तो स्वाति जी, आपका पूरा का पूरा जो है आप कोचिंग मतलब सेल्फ प्रिपरेशन से ही निकाले थे या फिर किसी कोचिंग को ज्वाइन किया था आपने, या फिर कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन की हो? तो ऐसे कोई कोचिंग मैंने ज्वाइन नहीं करा था, कोई जैसे लाइव क्लासेस वगैरह उनके काफ़ी कोचिंग थे, उस तरह से मैंने कोई कोचिंग को ज्वाइन नहीं करा था। लेकिन हाँ, हमने ये टेस्ट परचेज करके रखी थी, तो अब प्रिपरेशन हमारी खुद की थी, सेल्फ प्रिपेयर करते थे, अपने बुक से पढ़ते थे और टेस्ट सीरीज हम सॉल्व करते थे, उसी से काफ़ी रहते थे। हाँ, तो अब हमें एक मोटिवेशन फैक्टर की भी ज़रूरत होती है इस टाइम में। तो हमारे जो टेस्ट से बहुत सारे बच्चे हैं जो टेस्ट सीरीज़ का में मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं, उनका मार्क्स 200 ही आ रहा है या 250 मतलब 300 आ रहा है, तो इस मार्क्स को हमें 600 तक पहुंचाना है। तो इसमें किस चीज़ का ज़्यादा ज़रूरी रहेगा और क्या मोटिवेशन रहेंगी जिनका जो है कम मार्क्स आते हैं या फिर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते? तो ये मोटिवेशन फैक्टर्स जो है वो हमें क्या रुख अपनाना चाहिए कि हम हमेशा मोटिवेट रहें, और अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है फिर भी हमें लगे रहना है और नेक्स्ट हर एक तरह के क्वेश्चंस को ट्राई करते रहना है, हमें डीमोटिवेट नहीं होना है, चाहे आपके टेस्ट सीरीज में नंबर कम आ रहे हो या क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे। तो इस पर आप क्या कहना चाहोगे? तो जब भी आप टेस्ट सीरीज कोई भी सॉल्व करते हैं निमसेट की, तो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है उसका एनालिसिस। आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो लेकिन आप ध्यान नहीं दे रहे हो कि आपके कौन से क्वेश्चंस रॉन्ग हुए, कौन से क्वेश्चंस राइट हुए और किस कारण से रॉन्ग हुए, तो फिर वो पेपर अटेम्प्ट करने का कोई मीनिंग नहीं बनता। तो सबसे इम्पोर्टेंट यही रहेगा कि आप पेपर दो, थोड़ी देर का ब्रेक ले लो, उसके बाद फिर आप उसके एनालिसिस करने के लिए बैठो। जो क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हैं उनके तो सोल्यूशन आपको देखने चाहिए, क्योंकि मान लो कि आपने कोई क्वेश्चन 2 मिनट में किया लेकिन उसका सोल्यूशन 1 मिनट के अंदर हो सकता था, तो यहाँ आप टाइम सेव कर सकते हो। और जो क्वेश्चन आपके रॉन्ग हुए उसके आप सोल्यूशंस देखो, उसके अप्रोच को समझो और कुछ दिन के बाद वापस से वो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, ताकि आप खुद को टेस्ट कर सको कि जो क्वेश्चन आपने उस दिन पढ़ा था वो क्वेश्चन अब आप सॉल्व कर पा रहे हो। तो इससे क्या होगा कि आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, आप ज्यादा क्वेश्चन कर पाओगे। यदि सेम क्वेश्चन दूसरे फॉर्मेट में आपके एग्जाम में आ गए तब उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। तो एनालिसिस पे आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है और मोटिवेटेड रहना पड़ेगा। सबका कुछ ना कुछ रीजन होता है कि जिस कारण आप एक कोर्स परस्यू करना चाहते हो या जो भी आपका गोल है तो आपको याद रखना पड़ेगा, और उसके हिसाब से यदि आप प्रिपेयर करोगे तो आप मोटिवेटेड रहोगे। आपको ये नहीं सोचना है कि आपके मार्क्स कम आ रहे हैं अभी, यदि अभी भी आपके पास 2 से 3 महीने, इतने कम टाइम में भी स्टूडेंट्स काफी अच्छे से रिवाइज करके, काफी अच्छे से प्रिपरेशन करके एक अच्छे मार्क्स और अच्छे रैंक के साथ एनआईटी में एमसीए करते हैं। तो वैसा कोई टफ बात नहीं है, वो आपके ऊपर है कि आप कैसे खुद को मोटिवेट करते हैं। तो जैसा कि इन्होंने बताया, टेस्ट सीरीज का एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने टेस्ट तो दे दिया, टेस्ट देने के बाद आपकी कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई उन्हें आपको एक मौका तो मिलेगा, क्योंकि जो अभी आप टेस्ट दोगे उसे आप दोहरा सकते हो, उसे आप देख सकते हो कि हमारी गलतियाँ कहाँ हुई। एक्चुअल पेपर में तो आपको ऐसा नहीं मिलेगा, तो आप टेस्ट दो और टेस्ट देने के बाद जो कहाँ कहाँ गलतियाँ हुआ उसे अच्छे से एनालाइज करो और फिर उस गलती को सुधारने की कोशिश करो नेक्स्ट टेस्ट में। तो ये आपको बहुत अच्छी बात बताई इन्होंने, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ का एनालिसिस बहुत ही अच्छी बात होती है और अच्छी आपको करनी चाहिए हमेशा। अब अभी जो 2 से 3 मंथ्स बचे हैं या 2 से 2.5 मंथ्स बचे हैं, इसमें आप कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दो और फिर उसका अच्छे से एनालिसिस करो। तो थैंक यू स्वाति जी, बहुत ही अच्छा कन्वर्सेशन था आपके साथ। तो आप जाते जाते वो 3 मैजिकल टिप्स अगर आप इन्हें बता सकते हो तो जो इन्हें मदद मिलेगी जो निमसेंट 2022 को क्रैक करने में। तो ऐसा मैजिकल टिप्स नहीं है, जो भी है वो आपके प्रिपरेशन के थ्रू आपको उसको कंटिन्यू रखना पड़ेगा, तभी वो आपको रियल में हेल्प कर पाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है कि आप सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश करो। अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप 2-3 बुक के ऊपर फोकस करो, आपको एक बुक से ही आप अच्छे से अपने प्रिपेयर करो। सेकंड इज कि आप अपने टेस्ट सीरीज को दो और उसको अच्छे से एनालाइज करो। ये सबसे मैजिकल टिप है, क्योंकि यदि आप एनालिसिस अच्छे से नहीं करते तो आपको टेस्ट सीरीज एकदम समझ सकते हैं। और थर्ड ये कि आपको एग्जाम के दिन में नर्वस नहीं,
बाकी बच्चे होते हैं जो कि उनके साल भर की प्रिपरेशन बहुत अच्छी रहती है, वो टेस्ट सीरीज में भी 500-600 नंबर ले आते हैं, लेकिन एग्जाम के दिन उनका बैलेंस बिगड़ जाता है, वो खुद को काम नहीं कर पाते और इससे उनका एग्जाम खराब निकल जाता है। तो आप उस दिन आपको कैसे मेंटेन करते हो, वो आपके पूरे एक साल की मेहनत को या तो बिगाड़ सकते हैं या तो पूरा सुधार सकता है। तो आपको उस दिन पे आपको अच्छे से फोकस करना है, आपको नर्वस नहीं होना है और आपको अच्छे से वो पेपर को अटेम्प्ट करना है। ये रही हमारे स्वाति जी के साथ कुछ छोटी सी कन्वर्सेशंस। आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगी आपको ये प्रिपरेशंस में, और ये 2 से 3 मंथ्स आपको किस तरह से यूटिलाइज़ करना है ये शायद आपको पता चल गया होगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो थैंक यू स्वाति जी, आपके साथ बात करने में बहुत अच्छी लगी। तो थैंक यू राहुल फॉर इनवाइटिंग मी इन दिस कन्वर्सेशन।